हेलो आदित्य जी, नमस्ते। हाँ। आदित्य हाँ, जी, मेरा नमस्ते। एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, किसी नॉर्मल आदमी को अगर ये बताना हो कि राजनीति क्यों करनी चाहिए, या फिर एक्टिविज्म और राजनीति में क्या अंतर है, या ये एक ही है तो कैसे एक है, तो ये कैसे समझाया जाए? पहले तो बात ये कि आदमी को फायदा कैसे बताया जाए कि राजनीति के फायदे क्या होते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई राजनीति जो है वो बहुत गंदी चीज है, इसमें घटिया लोग जाते हैं, हमें पैसा कमाना चाहिए और इस देश से भाग जाना चाहिए, अमेरिका का वीजा लगाओ और भाग जाओ। तो इसमें ऐसा है कि अगर मान लो आप राजनीति नहीं करते हो तो दूसरा तो आपके साथ कर ही रहा है। मान लो अच्छा। आज हम देखते हैं कि हमारा पैसा एसबीआई में है, हम्म। पर कल को उठा करके प्रधानमंत्री ने एसबीआई बेच दिया हम्म। और सारे बैंक प्राइवेट हो गए तो नुकसान तो हमारा हो गया ना। हाँ जी। तो अगर हमने विपक्ष खड़ा नहीं किया, हम्म। अगर हम उनके सामने नहीं आए तो वो तो लगातार रोनते चले जाएंगे हमको। अच्छा। तो हमको आना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो लगातार सक्रिय है ना। मतलब ये वही चीज है कि आप खुद को सज्जन मानते हो, तो अगर आप सज्जन मानते हो तो निष्क्रिय नहीं रह सकते हो। और हम्म। ऐसा कहा जाता है कि देश की दुर्गति सज्जनों की निष्क्रियता की वजह से होती, तो सज्जन तो कभी निष्क्रिय होता ही नहीं है। सज्जन का मतलब ही सक्रिय होना होता है। तो अच्छा। अगर आप एक्टिविस्ट नहीं बन रहे हो, मतलब सक्रियता एक्टिविज्म नहीं कर रहे हो, तो आप खुद अच्छा। का नुकसान कर रहे हो, सोसाइटी का नुकसान कर रहे हो। मैं तो इसको खुद के लेवल पे कहता हूँ, खुद का ही नुकसान कर रहे हो आप। अच्छा। तो आदित्य जी, मुझे एक ये चीज पूछनी है। मान लीजिए कि मैं राजनीति करता हूँ और मुझे लगता है कि पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, मैं लोगों में खाना बंटवाता हूँ, खूनदान का काम कराता हूँ, तो क्या ये अच्छा काम नहीं है क्या? देखो, ये काम जो है, इसके लिए इसी के लिए तो हमने सरकार रूपी एक पूरी कार्यक्रम को बनाया है। हमने हम्म। क्यों क्यों गठन किया, हमने क्यों पार्षद बनाए, क्यों विधायक बनाए, क्योंकि हम्म। हम ये जो कार्य हैं इन इन इनको इनको सुचारू रूप से करवाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने उनको प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। अब अच्छा। वो नियुक्त हो चुके हैं, उनका काम वो सही से नहीं कर रहे, तो हमको इस पे ध्यान देना चाहिए कि वो काम सही से क्यों नहीं कर रहे। ना हम्म। कि ना कि उनके उनके कार्य क्षेत्र में जाकर के और अपनी टांग अड़ाना चाहिए। ये तो उनके काम है कि भाई कोई भूखा मर रहा है, भिखारी बहुत बढ़ रहे हैं, या गायों की समस्या है, तो ये काम के लिए तो हमने उनको नियुक्त किया हुआ है ना। जी। तो और उनसे हमको काम अच्छे से करवाना चाहिए, ना कि उनके काम में जाकर के नहीं नहीं साहब हम भी करेंगे, तो भाई उनको काहे के लिए लगाया था। लेकिन कई लोग आप जैसे देखते हैं कि गौ सेवा का काम करते हैं, वो गौरक्षक भी बनते हैं, वो गाय की स्मगलिंग हो रही थी, उसके ट्रकों को भी रुकवाते हैं, तो आप उनको क्या एक सरल संदेश देना चाहेंगे कि वो ये भाई समझे? वो एक्चुअली इन सब कामों में पैसा लगता है। अच्छा। कोई सा भी काम करते हैं तो उसके लिए पैसा तो जरूरी होता है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। उनको 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 प्रमोट किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है उन्हीं उन्हीं पार्टियों के द्वारा, ताकि उनको दिखा करके अन्य लोगों को जो कि उनके खिलाफ उनको टारगेट कर सकते हैं कि भाई तुम काम नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को उनको दिखा करके और उनकी दिशा में आगे बढ़ाया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कल कोई गोरक्षा का काम कर रहा है, जी। तो गोरक्षा का काम तो सरकार का है, जी। उसको जी। सोचना चाहिए, विधायक को सोचना चाहिए। पर उसको क्या किया कि पैसा दिया अमुक पार्टी ने और उसको प्रमोशन दिलाया पेड मीडिया का, जी। तो वो हाईलाइट हुआ। अब इसके पीछे जो अन्य कार्यकर्ता है वो सोचेंगे यार इससे नाम होता है, पेमेंट मिलता है, तो चल क्यों ना हम भी करें। तो इस जी। प्रकार से वो क्या है, उसके मोह पाश में बंद करके वो अन्य लोग भी ऐसे परोपकार, सो कॉल्ड परोपकार में लग जाते हैं, जो कि उससे जो है हमको नुकसान होता है सोसाइटी को, अच्छा, तो सोसाइटी और को जो ऐसे एलिट है नुकसान उनको कैसे होता फायदा है? होता है। और हाँ उनको फायदा कैसे, हमारा सोसाइटी को नुकसान और एलिट को इससे फायदा कैसे होता है? भाई, सोसाइटी को नुकसान ऐसे होता है कि भाई आप ये देखे हैं कि जिले में कितना कितना बड़ा वर्ग है जो मतलब पशुओं का वर्ग है मान लीजिए, तो हम्म। हम इक्का दुक्का या एक दो गाड़ियां पकड़ पकड़ भी लेंगे तो उससे उससे तो सिस्टम सुधरेगा नहीं ना। जी। सिस्टम तो कब सुधरेगा, ये व्यवस्था, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये तो हमको कानून के द्वारा सुधारना पड़ेगा। उस व्यक्ति जो जो हमने चिन्हित किया हुआ है, विधायक है, सांसद है, उसके द्वारा ये होगा, क्योंकि पावर तो उसके पास में ज्यादा है, सरकार है उसके पास में भाई। जी। उसके पास में पूरा पूरा जितना टैक्स आता है उसके पास में, आपके पास में क्या है। एक हम्म। व्यक्ति की कितनी ताकत है, कितना सामर्थ्य है। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति ऐसे सोचता है नहीं मैं कर लूंगा, तू कहां से कर लेगा यार, सरकार से बड़ी पावर है क्या तेरे पास में। तो हम्म। सरकार को ठीक करने का या सरकार से मांग करने का काम वो एक्टिविस्ट ना करे। इसके लिए सरकार में जो पार्टियां हैं
और सो कॉल्ड विपक्ष में जो पार्टियां वो इस तरह के धंधों को आगे बढ़ाती है और इस तरह के लोगों को पेड मीडिया प्रमोशन दिलवा करके और उनको हाईलाइट करके और अन्य एक्टिविस्ट को भी उधर की तरफ धकेल दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने देखा है कि बीजेपी के 10 करोड़ समर्थक हैं, कांग्रेस के भी करोड़ों में समर्थक होंगे, तो क्या आप इनको राजनीति में एंटर होना कह सकते हैं? देखो राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति तो कर रहे हैं, पर हाँ। इनको ये वो राजनीति कर रहे हैं जिससे सोसाइटी को, देश को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा। मतलब ये अपना टाइम पास कर रहे हैं और ये अपने अपने नेता भक्ति में लगे हुए हैं और कैसे भी करके, मतलब इन सभी कार्यकर्ताओं का मैं ऐसा नहीं कह रहा सभी का, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो कार्यकर्ता है उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके कोई पद हासिल कर लेना और उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट और इस टाइप की चीजें जिससे थोड़ा पैसा मिल जाए। अच्छा, है ना। अच्छा। एक्टिविज्म में होते हैं, ऐसा नहीं है, एक्टिविज्म वाले लोग भी होते हैं, तो वो जब ऐसी दशा देखते हैं कि सब अपना अपना काम में लगे हुए, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, तो वो छोड़ करके निकल जाते हैं ऐसी पार्टियों में से। अच्छा, अच्छा। तो इसमें वही रह जाते हैं जो सेटिंग बाज टाइप के लोग होते हैं ना, वही रह जाते तो हैं। मतलब जो टेंडर के लिए बैठे हैं बस। हाँ, वो सेटिंग कहीं से बैठ जाए, कुछ मिल जाए, कहीं दलाली मिल जाए, है ना, इस टाइप के लोग होते हैं। तो आपके अनुसार, अगर आपका अनुभव रहा है, तो राजनीति आप किसको कहते हैं? मतलब कि कैसे करनी चाहिए? मतलब आप एग्जैक्ट जो डेफिनेशन आप राजनीति की देना चाहेंगे या उदाहरण देना चाहेंगे, तो उसको क्या सोसाइटी में परिवर्तन आता है कानून से। जी। सोसाइटी में कोई भी चीज को आपको चेंज लेकर के आना है सोसाइटी में, तो वो कानून से परिवर्तन आता है। जी। और कानून की मांग को किए बिना लोगों को कानून की मांग करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को कानून की मांग करनी पड़ेगी, कानून की मांग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम परिवर्तन आप सोसाइटी में देख पाएंगे। अच्छा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए जो नरेंद्र मोदी है, इसने 2016 में ये कानून लेकर के आया OTT का। जी। तो अब अश्लीलता बढ़ गई समाज में। हाँ, हाँ। और जैसे जैसे ये विदेशी निवेश को मंजूरी देते गए मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो आप देखिए इंस्टाग्राम ने पूरे घर घर में जो है अश्लीलता को चरम पे ले गया है ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह। हाँ, हाँ। तो आज घर घर में जो महिलाएं वो रील्स बना रही हैं, और रील्स से क्या हो रहा है आपको पता ही है। बिल्कुल जी। तो ये कैसे हुआ? अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने कानून बनाया, तो हमको कानून की मांग करनी चाहिए कि मीडिया में विदेशी निवेश बंद हो। अब आप ऐसे में आचार्य प्रशांत जैसे जो नमूने हैं वो आकर के कहेंगे कि नहीं, लोग बुरे हैं, लोगों को समझना चाहिए, तो लोग तो नहीं समझेंगे ना यार। तेरे समझाने से तो नहीं समझेंगे। जी, जी। मैं भी ये चीज सोचता हूँ कि देखो, इतने देवता देवी अवतार लिए, इतने गुरु आए, इतने पैगंबर आए, लोग तो आज भी जुआ खेलते हैं। वो जुआ के मतलब बहुत सारी जो वाइसेस है वो आज भी चलते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लेक्चर से तो लोग नहीं सुधरते होंगे। देखो, इसमें यही चीज है कि लोगों को ये पिछले 10,000 साल से ज्ञान दिया जा रहा है तथाकथित संत महात्माओं के द्वारा जी, कि भाई आप सुधरे। तो सुधरने का सिस्टम, वो जो सुधरना चाहता है वो मन से अपने आप ही सुधरा हुआ ही है। जो बिगड़ा हुआ है उसको आप चाह करके भी नहीं सुधार सकते हो। जिसको सुधरने की तलब आएगी वो खुद सुधरेगा जी। तो आपको करना क्या चाहिए उस समय पर? आपको कानून ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सजा का प्रावधान हो। तो क्योंकि दो ही चीजें हैं जो संसार में प्रिवेल करती है, या तो लालच या सजा का भय। तो वो कानून के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है ऐसे तथाकथित जो लोग हैं जो उपदेश देते हैं जी। और वो सिर्फ कहते रहते हैं भाई अच्छे बनो अच्छे बनो। तो अच्छे तो नहीं बनने वाले ना भाई। वो तो जो उसकी मर्जी होगी वो होगा। उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, सजा का भय दिखाना पड़ेगा, और सजा के भय के बिना तो काम नहीं हो पाएगा जी। और इनकेस अगर डिमांड खड़ी भी जाती है और वो हमारे जो नेतागण है ये पूरा ना करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, इनकेस अगर डिमांड खड़ी हो जाती है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मथुरा में जो डिमांड खड़ी हुई कि भाई वहां पे अंडे मांस मछली की दुकान ऐसे मतलब ओपन में नहीं लगेगी, तो वहां के भक्तजनों को इससे प्रॉब्लम होती है। तो कानून बना दिया सरकार ने जी जी। कानून बनाना पड़ा जी। उसको कोई रोक थोड़ी सका। फिर कानून बन गया। अब कानून बन गया तो वहां पे कोई नहीं लगा सकता है।
हाँ हाँ, बात तो तो सही। अगर कानून नहीं बनता तो फिर वो बलवा होता है, तो बलवे को वो रोक नहीं सकते, क्योंकि एक एक समय तक दमन किया जा सकता है, हाँ पर हाँ। उसके बाद में आप मतलब एक समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, पेड मीडिया के द्वारा समा बांधा जा सकता है, पर उसके बाद में फिर वो जब कॉमन नॉलेज में बात पहुंच गई तो फिर कैसे रोकोगे आप, क्योंकि पुलिस कितनी है आपके पास में, जिला पुलिस, और लोग अच्छा तो कितने हैं, अच्छा तो वो अंतर तो देखो आप। अच्छा। तो अगर मतलब किसी अपने अपने लोगों के ऊपर गोलियां थोड़ी चलवा सकते हैं। हाँ, बात तो सही की आपने, ये तो ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। हाँ तो तो एक, हाँ, तो एक मेरा हाँ प्रश्न ये है कि फिर जैसे डिमांड जैसे खड़ी डिमांड करने खड़ी करने डिमांड खड़ी डिमांड करने का खड़ी करने के हेलो, हाँ हाँ, डिमांड खड़ी करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? कोई भी कोई भी डिमांड, कोई भी हमको मांग कर रहे हैं हम तो उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने लेवल पे उसको, जो आपका जो सबॉर्डिनेट या यूं कहें कि प्रतिनिधि जिसको आपने बनाया है, तो सबसे पहले तो उसको कहो, आप उसको हम्म। लिखित में बोलो, जी। ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि भाई मैंने भेजा है। देखो वो दिखता ऐसा है कि भाई वो हमारा काम करेगा क्या, पर आप कहो तो सही उससे, हम्म। आप देखो तो सही कि आप आपके सामने उसको आना पड़ता है ना 5 साल में, तो भाई बिल्कुल। वो जब आएगा तो किस मुंह से आएगा कि यार मैंने तुमको ये कहा था, तुमने मेरा काम किया नहीं, तो उसको तो वोट मांगना है आपसे। हम्म। तो आप सबसे पहले वो उसको उसको जो है कहो, आदेश दो, फिर आपकी ताकत और भी ज्यादा है तो आप सोशल मीडिया में पोस्ट लिखो, और जी भी ज्यादा है आपकी ताकत तो वीडियो बनाओ, जी जी। है ना, और जो है आपके पास में और मतलब संसाधन है तो आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पेड मीडिया को दो पैसा और उनके थ्रू बात को आगे बढ़वाओ, अच्छा संसाधन है तो। अच्छा। अगर कोई कार्यकर्ता राजनीति में आना चाहता है तो मतलब उसको ये मेथड अपनानी चाहिए। हाँ उसको असल में अगर उसको सोसाइटी में कुछ चेंजेस लेकर के आने हैं, वो देख रहा है कि यार इससे गड़बड़ हो रही है, या इससे जैसे गो रक्षकों को गो माता की जो है रक्षा करवानी है, गो हत्या बंद करवानी है, हम्म। या स्वदेशी वालों को स्वदेशी जो है व्यवस्था को लागू करवाना है, स्वदेशी चीजें बने, स्वदेशी कंपनियां खड़ी हो, तो हम्म। इसके लिए जो है कानून है, उनको कानूनों को लागू करवाने से काम होएगा, वरना तो कहने से तो कुछ होगा नहीं ना। जी। और इन केस मतलब मान लो जैसे कई चीज तो खुले में दिखती है, जैसे कि मथुरा में मांस और अंडे की जो दुकानें हैं वो खुले में दिखती हैं। अब कई चीजें जो भ्रष्टाचार जो खुले में दिखता नहीं है, उसके लिए कॉमन नॉलेज कैसे बनाए? मतलब कई ऐसे भ्रष्टाचार होंगे ना जो पता ही नहीं चलता है, कॉमन इंसान की आंखों में नहीं आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कंपनी वाला है तो वो परेशान है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस टाइप से। बिल्कुल जी, बिल्कुल इस टाइप से। या फिर मान लीजिए जहाँ पे एक स्पेसिफिक लोगों को ही भ्रष्टाचार देखना पड़ता है, जैसे अदालत में गए या थाने में किसी का काम हुआ तो वहां भ्रष्टाचार होगा, किसी निगम में काम कराने के लिए गए तो वहां भ्रष्टाचार है, तो वो जो जाएगा वो वही देखेगा, बाकी सबका अगर कोई काम ना पड़े तो। तो उसमें अगर आपको अन्य कार्यकर्ताओं को शामिल करना है, या उनके द्वारा उनको भी ये चीजें बतानी है कि वो इस पे भी बोले, तो ये उनके सामने लाना पड़ेगा। अच्छा। उनको सामने जब तक मतलब अब देखो इसमें बात वही है किशन जी की, जिसका जितना सरोकार है, जिसका जिससे सरोकार पड़ता है वो उसके लिए काम करता है। जिसका सरोकार ही नहीं पड़ा, जिसका कोई लेना देना ही नहीं पड़ा, तो वो कैसे करेगा उसको, अच्छा अच्छा। है ना। तो जो पहले शुरुआत में ऐसी चीजों को उनके सामने रखा जाए जिससे उनका सरोकार पड़ता है, और फिर बाद में धीरे धीरे उनको इस ट्रैक पे लाया जाए कि भाई जो मूल चीजें हैं वो क्या है, तब जाकर के ये काम हो पाएगा। अच्छा। अब जैसे बात अगर होती है महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण कब होगा? जब महिलाओं को रोजगार मिलेगा इजीली। पर इन्होंने कानून ऐसा बना रखे हैं कि मेटर्निटी लीव वाला कानून बना रखा है, 4 महीने की लीव देनी पड़ेगी, पेड लीव। तो उस चक्कर में महिलाओं को सबसे पहले जाते ही ये पूछा जाता है कि आप बच्चे हो गए कि नहीं हो गए, तो बच्चे नहीं हुए अभी तो फिर हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो अब वो बंदी जो महिला है जो इसकी शादी हुई और वो नौकरी करना चाहती है, तो उसको नौकरी नहीं मिल रही इस चक्कर में। क्योंकि वो मालिक ये सोचता है, नियोक्ता उसका जो उसको कंपनी में रोजगार देने वाला है, वो सोचता है कल को मेरे से मांगेगी पेमेंट 4 महीने की, मैं तो नहीं देना चाहता इसको पेमेंट। हाँ, और मेरे ऊपर ये केस लगा देगी, तो कंपनी बंद करने का अधिकार है उसमें, उस कानून में।
तो बिल्कुल। इस वजह से वो महिला सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। और अब अच्छा। वो महिला को आप ये समझाने जाओगे कि भाई इस वजह से नहीं हो पा रहा, तो पहले वो इस चीज को नहीं समझ पाएगी। उसके उसके पहले तो दूसरी प्रॉब्लम से भी कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न होता है, या वो घर से बाहर निकलते ही छेड़छाड़ होती, तो पहले तो उसकी ये समस्या है। आप वहां उसको समझाने जाओगे, उससे तो उसको कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो उसको इसी तरह से मतलब हम क्या है कि एकदम से किसी के सामने वैसे रख दे तो उसका सरोकार नहीं होगा, तो वो विमुख हो जाएगा हमसे। जी। और आदित्य जी, आपने जैसे इलेक्शन लड़ा है और बाकी कार्यकर्ताओं ने भी इलेक्शन लड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि मतलब ये राजनीति का पीक है या इलेक्शन नहीं जाना लड़ना चाहिए? मेरे ख्याल से तो आपने जैसे इलेक्शन लड़ा तो आप यही इसी के फेवर में जाएंगे कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन ही तो असली युद्ध है। कृष्ण क्या कहते हैं, वो यही तो कहते हैं कि भाई बिना युद्ध किए तो कैसे कैसे इन आतताइयों को खत्म कर पाएगा। तो ये आतताइयों को खत्म करने के लिए तो मतलब इनके द्वारा जो पूरा सिस्टम को डैमेज किया गया है, वो कैसे किया गया है। ये लोग इलेक्शन में हैं और जो लोग इनको परास्त करना चाहते हैं वो इलेक्शन में नहीं आ रहे, तो क्या आसमान में मतलब हवा में उड़ के परास्त थोड़ी करोगे। इलेक्शन में तो आना पड़ेगा ही, इलेक्शन के बगैर कैसे हो पाएगा। युद्ध है वो तो। तो युद्ध में जो नहीं उतर रहा है, मतलब अगर हम इलेक्शन में लड़ते हैं तो हम इनको डैमेज पहुंचा सकते हैं। इलेक्शन लड़ने से ही तो डैमेज पहुंचता है। जी। आप कितनी भी बातें कर लो, राजीव दीक्षित जी 1990 से आंदोलन उन्होंने चलाया, 1990 से, और वो लगातार सक्रिय रहे। उनको इतना प्रमोशन मिला, उनकी इतनी कैसेटें बिकी, बहुत जबरदस्त उनका प्रमोशन हुआ 90 के दशक में, 2000 के दशक में। जी पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 2009 में इनको मारना पड़ा, उनकी हत्या करवानी पड़ी, क्योंकि वो उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं इलेक्शन में आऊंगा। जी। तो इलेक्शन में तो नहीं आने देना चाहते हैं ना ये लोग। तो राजीव दीक्षित जी बड़ी रकम थे, वो डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा। हम छोटी रकम है तो हमको वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमको फायदा हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए हमको वो नुकसान पहुंचा नहीं पा रहे। और इलेक्शन जो भी लड़ेगा हमारे समकक्ष, तो वो दिखेगा ऐसे नहीं कि भाई कोई डैमेज वैसे हो रहा है, पर उनको पता है कि डैमेज बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और वो उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको कंट्रोल कैसे करें। अच्छा। क्योंकि कोई एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा सेंटर में जिसको डैमेज करके और काम खत्म कर दिया जाए। यहाँ तो हर मतलब इसको मैं अगर थोड़ा सा वैसे बताऊं तो हर कोई व्यक्ति एवेंजर बन गया है। हाँ, बात तो सही कही। तो अगर हर कोई व्यक्ति ऐसे इनके सामने एवेंजर की तरह खड़ा होने लग जाए तो थेनोस तो मारा ही जाएगा। हाँ, उसका मारे जाना तय है। तो अगर आप मतलब कि अब इसमें राजनीति में अच्छा इलेक्शन लड़ लेते हैं तो जीतना है, या मतलब जीतने की क्या रणनीति रहती है आम कार्यकर्ताओं की? आम कार्यकर्ता का जीतने के दृष्टिकोण से तो कभी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए मेरी राय में। अच्छा। जीतने की दृष्टिकोण से तो कभी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए। और उसके लेवल का अगर कोई चुनाव है तो उसमें वो देख ले। लेवल का चुनाव का मतलब सरपंच का है, वार्ड पंच का है। जी। सरपंच का भी नहीं, वार्ड पंच का कहूंगा मैं तो वार्ड पंच का है या वार्ड पार्षद का है, और टेरिटरी छोटी है, लोग कम है, तो उसमें वो देख ले। बाकी बड़े चुनाव में, विधायक के, सांसद के चुनाव में तो कभी जीतने का सोचना नहीं चाहिए। बस उसमें यही है कि हम जितना ज्यादा लोगों को ये बता सके, ये इन्फॉर्मेशन दे सके, तो लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन जाना ही आपकी जीत है। अच्छा। आप ये ना सोचे कि भाई आपको मतलब इतने वोट आए और आपके तो कोई वैसा रिजल्ट नहीं आया, और तो उससे कुछ भी मतलब उससे बहुत बड़ा फायदा हो गया है कि आप इलेक्शन में गए, आपने ऐसी बात रखी जो कोई भी नहीं बोल रहा है, उनके आसपास में कहीं पे भी ये बात नहीं आई है, और आप एक एज अ कैंडिडेट उस बात को जब बोलते हो तो उनका दिमाग घूम जाता है कि यार ऐसी बातें कि भाई सीधे जीएसटी हटाने की बात बोल रहे हैं, सीधे एम्प्टी लैंड टैक्स लाने की बात बोल रहे हैं, सीधे अदालतों को ठीक करने की बात बोल रहे हैं, भ्रष्ट जजों का सिस्टम खत्म करने की बात बोल रहे हैं। तो भाई ऐसी बातें जब वो सुनते हैं तो वो एकदम से उनकी जैसे नींद टूट जाती है कि यार ये है असली चीज। तो मेरे साथ में मेरे ऐसे एक्सपीरियंस है कि व्यक्ति खड़े हो गए बैठे बैठे, और वो 2-4-5 जो उनके आस के लोगों को वो लेकर आते हैं निकट, जब ऐसी स्थिति में जब कोई इलेक्शन लड़ता है, इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ता है। अच्छा। इन कानूनों को, इन जो डिमांड्स है उनको पूरा करवाने के लिए इलेक्शन लड़ता है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली पब्लिक खुद
आगे होकर के प्रचार करना शुरू करती है। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप, क्योंकि मेरे पास में तो संसाधन इतने सीमित हैं, तो मैं तो उस लेवल पे कर नहीं पाया प्रचार। पर उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे पहले मिलते तो हम आपकी सभा ही आयोजित करवा देते, अभी तो आप लास्ट दिन मिल रहे हो तो अब कैसे कराएं। अच्छा अच्छा तो ऐसे ऐसे लोग तो तैयार बैठे हैं। अच्छा। तो हाँ, जैसे कि मैंने बाकी संगठन देखे हैं और घाट घाट का पानी पी के आया हूँ मैं, तो वहां पर ऐसा माहौल तो है कि राजनीतिक बातें होती हैं, पर वहां पे मैंने कार्यकर्ताओं को इलेक्शन लड़ते नहीं देखा है। तो इसके पीछे का कारण आप क्या कह सकते हैं? इसके पीछे का कारण ऐसे है किशन जी, देखो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं भी काफी संगठनों में रहा हूँ, काफी धर्माचार्यों के जो सो कॉल्ड संगठन है उनमें मैं गया हूँ। जी। तो इवन इवन जो धर्माचार्य जो जेल में है, मैं उदाहरण से बताता हूँ, संत रामपाल महाराज, हम्म। तो इनके जो अनुयायी हैं, जी। तो जितने भी जो बाबा हैं वो उनके साथ में प्रॉब्लम यह है कि जो जेल में है या जितने भी जो संगठन है, तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि उनके शीर्ष पदों पे इन्हीं पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। सो कॉल्ड बीजेपी कांग्रेस जैसी जो जिनको बड़ी पार्टी कहा जाता है, उन्हीं के लोग इनमें घुसे हुए रहते हैं। अच्छा। तो वो इस तरह की जो भी बात बोलता है ना, वो सबसे पहले उसकी काट करने पहुंच जाते हैं कि यहाँ राजनीति मत करो। अच्छा। वही कहने को पहुंच जाते हैं कि राजनीति का मंच नहीं है, ये धर्म का मंच है, और वो ये कहना चाहते हैं कि तुम राजनीति मत करो, राजनीति हम करेंगे। अच्छा, मतलब राजनीति में अपना एकल अधिकार बनाना चाहते हैं। वो क्योंकि वो शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं ना, अध्यक्ष की पोस्ट लेकर के बैठे हैं, सचिव की पोस्ट लेकर के बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, अब आम कार्यकर्ता कैसे देखता है कि यार ये भी आम कार्यकर्ता और ये तो अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष की बात मानो। जबकि उसको ये पता नहीं है बैकग्राउंड इसका क्या है, कि ये टिकट मांगने की दौड़ में लगा हुआ है, या ये फलाना उसका मंडल अध्यक्ष है बीजेपी का या कांग्रेस का। तो वो ऐसी बात बोलते ही उसके तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा। और वो आगे नहीं बढ़ने देता है इस बात को। अच्छा अच्छा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि संगठनों में, तमाम संगठनों में इस तरह के लोग हैं जो राजनीति नहीं करने देते हैं, तो वो इस तरह के लोग नहीं है, वो इन पार्टियों के लोग हैं। वो घुसे हुए हैं, हर संगठन में आपको दिख जाएंगे। आप मैं नाम लेकर के आपको एक ए से लेकर के जेड तक सभी संगठनों में बता दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक। तो जैसे मैं एक चीज जानता हूँ कि हमारे देश में करीब 2000 पार्टियां, शायद 5000 तक पार्टियां होंगी, रजिस्टर्ड पार्टियां। रजिस्टर्ड पार्टियां हैं हमारे कुल 3500 करीब, 3500-4000 करीब। अच्छा, 3500। लेकिन मैंने कुछ ही पार्टियों को क्यों लड़ते हुए देखा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है शायद कि मैंने कम लोगों को लड़ते हुए देखा है, या मेरी नॉलेज कम है। तो उसका रीजन है ना कि भाई आप किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाना चाहते हो, तो पहली बात तो चुनाव लड़ने का नाम लेते ही एक ऐसा उसके सामने मतलब एक ऐसा मंजर आ जाता है कि तू युद्ध लड़। तो युद्ध के नाम से तो भाई अर्जुन जैसे धनुर्धर ही पीछे हट गए थे, पीछे हट रहे थे। वो तो जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उनको आगे प्रमोट करवाया, तब जाकर के वो लड़ पाए ना। तो ये तो युद्ध है, युद्ध का नाम लेते ही तो कौन युद्ध लड़ना चाहता है, सब शांति पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जब महारथी जैसे लोग ही वो पीछे हट गए थे, तो पहली बात तो युद्ध, दूसरी बात पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो क्या है वहां, क्या मतलब बिना पैसे के कुछ होता है क्या? तो वो देखते हैं कि यार हमको इतना पैसा चाहिए, युद्ध लड़ना है भाई। वो ये हम जैसे हम जो चुनाव लड़ते हैं या लड़वाते हैं, जी, तो हम उसको ये कहते ही नहीं कि तुझे युद्ध लड़ना है, हम तो ये युद्ध में खड़ा हो जाओ बस। अच्छा, तो मैदान में उतर, मतलब युद्ध के। तो मैदान में उतर, पहली बार में तो तू मैदान में उतरना सीख जी। मैदान में तो आ तो सही। हम उसके नेक्स्ट लेवल की बात बता ही नहीं रहे, क्योंकि हमको पता है उसके पास सामान ही नहीं। हाँ, बात तो सही की। हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है मैदान में उतरने का, वो है फार्म भरना। तो हम ये कह रहे हैं एक्सपीरियंस लो फार्म भरने का, और आओ मैदान में। तुम्हारे मैदान में आने से ही सामने वाले की पतलून टाइट होने वाली, ढीली होने वाली। अच्छा, तो मान लीजिए कि राजस्थान में मेरे ख्याल से 200 सीटें, अगर मेरी नॉलेज ठीक है असेंबली की। हाँ, विधानसभा में 200 सीटें हैं जी। यदि आप 200 में से 200 सीट या 150 सीट उतार देते हो, तो क्या बदलाव आ सकता है? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ज्यादा बजट है नहीं, आपके पास नॉमिनेशन फॉर्म भरने का ही पैसा है, और थोड़ा बहुत जो प्रचार आप अपनी गली में कर सकते हो पैम्पलेट बांट के। देखो सीन क्रिएट हो जाता है, यदि हम आधी सीटें उतार देते हैं तो सीन क्रिएट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब आधी सीट उतारने पे ऐसी पार्टी जिसका नाम ही नहीं है। आधी सीट उतारने पर ऐसी पार्टी
को पेड मीडिया बचता है उसका नाम देने से, उसको नाम देना पड़ता है, और आधी सीट उतारने के बाद में पब्लिक में एक कंसेंसस बनता है कि यार ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो कोई भी नहीं कर पा रहा है। तो अब आपकी वहां पे एक मोनोपोली क्रिएट होती है कि यार ये लोग के पास में एजेंडा है, ये लागू कर देंगे जी। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने मतलब सामने वाले के पास में पूरी सेना है, पर आपके पास में भी आधी सेना तो है। तो आधी सेना ऐसे थोड़ी होती है खड़ी, ऐसे मतलब उनके पास में कुछ चीज होगी तो तब वो हो पाएगी ना। आपने एक प्रश्न किया था मुझसे अभी एक पहले, उसका थोड़ा सा और जवाब उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। कि आपने पूछा था कि कोई भी व्यक्ति चुनाव क्यों नहीं लड़ता है। चीज के साथ साथ एक और चीज है एजेंडा। अच्छा, एजेंडा। तो एजेंडा में छोटी पार्टियां या जितनी भी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी के अलावा, और जो हमारी पार्टी है राइट टू रिकॉल पार्टी, उसको अगर हम साइड में रख दें तो जो कांग्रेस बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के पास में भी एजेंडा नहीं है, पर वो पेड मीडिया की पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, तृणमूल, ये सब पेड मीडिया में हाईलाइटेड रहती है, इसलिए इनसे लोग चिपके हुए हैं। अच्छा, नहीं लेकिन इनके सपा बसपा के पास एजेंडा है कि वो सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं। नहीं, एजेंडा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, एजेंडा मतलब, एजेंडा का मतलब उनके पास में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये दिखे कि भाई हाँ कुछ परिवर्तन होगा। वो उनके पास में जो लोग चिपके हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड मीडिया की वजह से चिपके हुए हैं। अच्छा। वो हाईलाइटेड है, कल को उनको हाईलाइटेशन मिलना बंद हो, उनका पेमेंट बंद हो, तो उनसे कोई भी अटैच नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति भी अटैच नहीं हो सकता है। अच्छा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि छोटी पार्टियों से लोग इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है। और अगर हम हमारी बात करें, हमारी पार्टी की बात करें, तो उसमें लोग अब खुद आगे होकर के चुनाव क्यों लड़ते हैं, अपना पैसा खुद खर्च करके क्यों चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि यार ये इनके पास में जो कानून है, इनकी जो डिमांड्स है, अगर वो पूरी होती है तो उसको खुद को निजी फायदा होगा, उसकी सोसाइटी को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, उसको ये दिखता है। अच्छा। सीधे तौर पे तो आपने जो मेरे से प्रश्न किया उसमें ये एडअप में करना चाह रहा था कि 3 वजह होती है जो चुनाव नहीं लड़ने की। पहली बात तो चुनाव का भय, चुनाव युद्ध जैसा दिखना, वो बैरियर। दूसरा पैसा, तीसरा एजेंडा। तो ये तीनों नहीं होने की वजह से वो सामान्य व्यक्ति सामान्य पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ पाते, या वो पार्टियां खड़े नहीं कर पाती कैंडिडेट। अच्छा, वैसे मैं एक सिनेरियो बिल्ड करता हूँ कि मान लीजिए कि 1 लाख कैंडिडेट खड़े होते हैं पूरे देश में, अलग अलग पार्टियों से, छोटी छोटी पार्टियों से। शायद 10,000 आपने खड़े कर दिया, 10,000 किसी और छोटी पार्टी ने खड़े कर दिया, तो क्या इससे इम्पैक्ट आता है बड़ी पार्टियों को कि मतलब इतने कैंडिडेट? हाँ, ये मैंने बताया ना अभी आपको, इसको जस्ट मैं जो आपको बता रहा था कि भाई जब मान लीजिए हम 200 सीटें हैं, तो 200 में से हमने 100 कैंडिडेट खड़े किए। किसी पार्टी ने मान लीजिए 10 कैंडिडेट खड़े किए, किसी ने 5 कैंडिडेट खड़े किए, तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि बीजेपी कांग्रेस, देखो ये सीधी सीधी बात है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का कोई काम है, उसमें कोई दूसरा आकर के एंटर हो रहा है, तो चाहे वो कितना भी छोटा हो तो भी वो उसकी जानकारी तो रखेगा ही। सीधी बात है। बात तो मान लीजिए आप खुद का ऑफिस डालते हो किसी, मान लो आप कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंपनी डालते हो, तो कोई छोटी मोटी दुकान है तो उसका भी आपको इल्म रहेगा। तो ये बीजेपी चल रही है, तो हमने पार्टी खोली है, तो उनको पता है कि ये पार्टी चलाते हैं। तो मान लीजिए तो उनका क्या गेम रहेगा कि यार कल को इन्होंने कोलिशन कर लिया तो, और कल को इन्होंने कोई इस तरह का संगठन बना लिया और ये सारी सीटें लड़ गए एक साथ, तो क्या करेंगे? तो ऐसे करके उनके ऊपर एजेंडा, हमारे एजेंडा पे बोलने की उनको वजह मिलती है, मतलब उनको मजबूर किया जाता है कि भाई ये एजेंडे को बढ़ा रहे हैं आगे, अब इस पे बोलना पड़ेगा। वो उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता आकर के कहते हैं, अरे भाई साहब गली में आज वो आया था कि क्या हुआ, कौन आया था? अरे वो भाई साहब वो आए थे, वो अदालत को ठीक करने के लिए, और जो इस तरह कानून प्रचार करते हैं ना। अच्छा, अरे यार वो कैसे आ गया यार? अरे यार भाई साहब अब कैसे आ गया? तो आ गया वो तो कि अब यार उधर की गली में नहीं जाएंगे, ये तो क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे। अच्छा, तो ऐसे करके उनके जो निचले दर्जे के कार्यकर्ता है ना, वो उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो तो कनेक्ट होते हैं ना, वो तो मिलते हैं, तो वो ऊपर उनके जो भाई साहब बैठे हुए उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है।
तो इससे अच्छा। उनके दबाव आता है। अभी चूंकि संख्या कम है इसलिए वो बोल नहीं रहे, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उनको बोलना पड़ेगा। तो हम जब बोलेंगे एनडब्ल्यू, अभी तो एनडब्ल्यू पे वो कुछ एक चू भी नहीं कर पाते हैं, है ना। या जो है हम बोलते हैं किल स्विच या वेपन में जो हम बोलते हैं कि भाई ये इन्होंने इस तरह के करार किए हुए हैं, तो उस पे वो एक चू भी नहीं बोलते हैं। फिर बाद में मीडिया को भी जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो मीडिया को हमको बुलाना पड़ेगा उनकी जी डिबेट्स में, जी जी जी। क्योंकि वो एक्सपोज होते रहेंगे कि यार इतने बड़े स्तर पे लोग चुनाव लड़ रहे, तुम इनको बुलाते नहीं हो। हाँ हाँ, उन पे तो प्रेशर हो जाएगा, मोरल प्रेशर। उनके ऊपर मोरल प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि हमको अभी तो यूट्यूब के छोटे चैनल वगैरह बुलाने लग गए। तो जब छोटे चैनलों में हमारी उपस्थिति आने लग गई है, बिल्कुल। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि भाई अब बड़े चैनलों पे दबाव पड़ेगा कि यार अब इनके बारे में बात करो। तो हम अपनी प्रेजेंस को इस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं चुनाव में जाकर के, जी जी और यही तरीका है। जी। अच्छा, तो मतलब ये आपने पूरी तरीके से एक तरीका पूरा निकाल लिया है कि इतनी बड़ी पार्टियों के साथ भी आप युद्ध लड़ सकते हो, वो भी गोरिल्ला युद्ध, जिससे नुकसान उनको होता है। गोरिल्ला युद्ध तो कहाँ, गोरिल्ला युद्ध नहीं है, ये तो फ्रंट वारी है एक प्रकार से। हम कहाँ गोरिल्ला छिपे हुए युद्ध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सामने आकर के कर रहे हैं। जी गोरिल्ला युद्ध तो होता है जिसमें आप छिप करके वार करो, जहाँ जहाँ चोट पहुंचाने है वहां पे पहुंचाओ, पर हम तो सामने खुल करके वार करते हैं। वार करने की हमारी इतनी इतनी ताकत नहीं है, पर फिर भी जितना हम कर सकते हैं उतना हमने डैमेज पहुंचाया है उनको। और यही वजह है कि आज बीजेपी 240 पे अटक गई जी और कांग्रेस को ईवीएम के ऊपर बोलना पड़ा। जी बिल्कुल। हाँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मांग आगे बढ़ रही है तो अन्य लोगों को हमारे मुद्दों को उठाना पड़ रहा है। जैसे हमने राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड की मांग करी है, तो जो है इधर ये कथावाचकों को ये बात बोलनी पड़ रही है कि भाई ऐसा बोर्ड बनाओ। हालांकि वो डायरेक्ट नहीं कर रहे, हमारी मांग को डायरेक्ट नहीं ले रहे, जी जी, पर फिर भी किसी ना किसी रूप में तो आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। तो यही चीज है, इसमें इसी तरह से हम इनको पटकनी चुनाव के माध्यम से देते चले जाएंगे और ताकत को बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा। इसमें जो भी व्यक्ति जुड़ता है तो उसको एकदम से महसूस नहीं होगा, पर जिससे जिससे वो समझता जाएगा उसको ये समझ में आएगा कि सबसे बेस्ट और सबसे पवित्र तरीका है ये, जिसमें हम व्यक्ति को ऐसी ताकत भी दिलवाते हैं कि उसको कोई किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, बल्कि लाभ ही लाभ मिलता है। चुनाव लड़ने से उसका डेकोरम इतना हाई हो जाता है, उसको पुलिस कभी छू नहीं सकती है, और मतलब वो अलग ही उसमें जोनर में चला जाता है। हम तो इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा। कोई ये सोचे कि नहीं साहब तुम तो व्यक्ति के दिक्कत पैदा कर रहे हो, तो नहीं, वो उससे पूछो आप जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है कि भाई दिक्कत पैदा हुई कि उसको एक एलिटिज्म, मतलब प्राइमरी एलिटिज्म मिल गया है उसको। अच्छा, तो मतलब एक ऐसे सर्कल में चला जाता है वो। राजनीति बहुत फायदा देती है इंडिविजुअल छोटे आदमी को भी। हमारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो व्यक्ति राजनीति करता है, अच्छा, उसमें उसको फायदा मिलता है। इन लोगों के प्रोसीजर को फॉलो करेगा तो उसको एक्टिविस्ट वाले मटेरियल को नुकसान हो जाएगा। अच्छा। वो छोड़ के भाग जाएगा देश। अच्छा अच्छा अच्छा। दो प्रकार के नुकसान हो जाएंगे। जैसे जो एक्टिविज्म करता है और वो इन लोगों के चक्कर में पड़ गया, तो वो या तो वो दुश्मनियां मोल कर लेगा, है ना, या फिर वो छोड़ छाड़ करके वो निकल लेगा कि यार कोई मतलब नहीं है जी, है ना। तो हमारे वाले तरीके में जब वो आता है, हमसे कनेक्ट होकर के जब वो काम करता है, तो हम उसको प्योरेस्ट फॉर्म में काम करवाते हैं और उसको कोई किसी प्रकार की कोई आंच, कोई तकलीफ नहीं आने देते, और उसको फायदा ही फायदा मिलता है आगे चल करके। जी जी जी। तो मैं सब समझा आदित्य जी, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। फिर किसी दिन मैं प्रोसीजर पूछूंगा कि आपका प्रोसीजर कैसे भिन्न है दूसरों से। ठीक है, धन्यवाद आदित्य जी, धन्यवाद। ओके।